इमरान अपने साथियों समेत रहाइश गाह के बड़े कमरे में मौजूद था। इमरान के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी के तासुरात नुमाया थे, जबकि बाकी साथी भी खामोश बैठे हुए थे। कमरे में ऐसा सकूत तारी था जैसे वहां कोई बहुत बड़ा वाकया हो चुका हो। ये अजीब मिशन बन गया है, अहमकों की तरह एक के बाद किसी दूसरे के पीछे भागते रहो। पहले बारबरा का मसला था, फिर मार्कम सामने आ गया और अब हेनरी। जूलिया ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है इमरान साहब के हेनरी को फ्री हैंड दे दिया जाए, फिर ही वो सामने आएगा, वरना हम उसे यहाँ ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत में तलाश नहीं कर सकेंगे। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। फ्री हैंड क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। हम बज़ाहिर वापस पाकिस्तान चले जाएं, जाहिर है उसकी इत्तला हेनरी को मिल जाएगी और वो मुतमईन होकर बिल से बाहर आ जाएगा, जबकि हम रास्ते में ही अपना मेकअप तब्दील करके वापस आ जाएंगे। इसके बाद उस पर हाथ डाला जा सकता है, वरना नहीं, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन हेनरी ने अगर इस दौरान फार्मूला किसी दूसरी सुपर पावर को फरोख्त कर दिया तो फिर? सालेहा ने कहा। इतनी जल्दी फार्मूले फरोख्त नहीं हुआ करते, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारा जहन आखिर काम क्यों नहीं कर रहा? हेनरी कोई जिन भूत तो नहीं है कि इस तरह गायब हो जाए। तुम अपनी मखसूस सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसे किसी न किसी जरिए से तलाश कराओ। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो खामोश बैठा हुआ था। रीटा हाउस इसका खास अड्डा है और तुमने देख लिया है कि वहां किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, और वो यकीनन इसलिए चुप गया है कि उसे मालूम है कि हम आखिरकार मायूस होकर वापस चले जाएंगे। और ये भी सुना है कि वो इंतहाई अयार और शातिर आदमी है। इस वक्त तक बाहर नहीं आना चाहता जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाएगा कि हम वाकई पाकिस्तान चले जा चुके हैं या नहीं। अलबत्ता एक ही सूरत रह गई है कि हम उससे बाकायदा फार्मूले का सौदा कर लें। इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। सौदा करें? क्या मतलब? वो मिलेगा तो सौदा होगा, और अगर वो मिल सकता है तो फिर सौदेबाजी की क्या जरूरत है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, जरूरी नहीं कि वो सामने आकर सौदाबाजी करे, वो चुप कर भी कर सकता है। इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। विक्ट्री गेम क्लब का नंबर दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। विक्ट्री गेम क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। राफ्ट से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने असल लहजे में कहा, पाकिस्तान से? ओ अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, राफ्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSCDSC एक्शन बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ओ इमरान साहब, आप? बड़े तवील अरसे के बाद आपने याद किया है। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, तुम्हारी फीस सुनकर मुझे बुखार चढ़ जाता है, और फिर बुखार तवील अरसे तक जान नहीं छोड़ता, इसलिए मजबूरन मुझे तब तक इसे भुगतना पड़ता है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से राफ्ट पे इख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, आपकी जो हिदमत राफ्ट कर सकता है वो यहाँ ग्रेटलैंड में और कोई नहीं कर सकता। राफ्ट ने कहा, लफ्ज तो तुम हिदमत का इस्तेमाल करते हो और बिल इतना भारी भिजवा देते हो कि बेचारी हिदमत इसके बोझ तले सिसकती रह जाती है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से राफ्ट एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। चलें, आप जो चाहे मुआवजा दे दें, हुक्म करें। राफ्ट ने हंसते हुए कहा, वाह, ये हुई ना ऑफर, गुड शो। इसका मतलब है कि अब राफ्ट का धंधा हासा कामयाब जा रहा है, वरना तुम तो एक एक पौंड को दांतों से पकड़ते रहते हो। इमरान ने कहा, हाँ इमरान साहब, आपकी बात दुरुस्त है, अब वो मेरी पहले वाली पोजीशन नहीं रही। बहरहाल फरमाएं, क्या हिदमत कर सकता हूँ? राफ्ट ने कहा, हेनरी रिचर्ड को तो तुम जानते ही होगे, वो मुनहनी सा दुबला पतला हेनरी। इमरान ने कहा, हाँ, उसे कौन नहीं जानता। क्या हुआ है उसे? वो आपके मुकाबिल कैसे आ गया? वो तो लंबा हाथ चलाने का आदी ही नहीं है। राफ्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाथ उसने नहीं चलाया, बल्कि उस पर मार्कम ने चलाया है, और वो बेचारा अब इस हाथ की जरब पर बुलबुलाता फिर रहा है। इमरान ने कहा, मार्कम ने? ओ, क्या हुआ? मार्कम तो हलाक हो चुका है। राफ्ट ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, क्रांस की एक एजेंट थी बारबरा, उसने पाकिस्तान का एक फार्मूला दरमियान में उड़ा लिया। हमने उससे फार्मूला हासिल करना था कि वो मार्कम के पास पहुंच गई, और मार्कम की फार्मूले पर नीयत खराब हो गई। उसने बारबरा को ब्लास्की भिजवा कर हलाक करा दिया। इधर हमारे खौफ से मार्कम ने फार्मूला हेनरी के पास अमानत रख दिया। मार्कम मारा गया और अब हेनरी गायब है। इमरान ने कहा, तो आप भी ग्रेटलैंड से ही बात कर रहे हैं? राफ्ट ने कहा, हाँ, हम यहाँ मौजूद हैं। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि रीटा हाउस पर आपने रेड किया था? राफ्ट ने कहा, हाँ, लेकिन हेनरी नहीं मिल सका। इमरान ने कहा, तो अब आप क्या चाहते हैं? राफ्ट ने कहा, हेनरी को ट्रेस करना है ताकि उससे पाकिस्तान की अमानत वापस हासिल की जा सके। इमरान ने कहा, इमरान साहब, हेनरी से तो अब आपकी मुलाकात आलम बाला में ही हो सकती है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद राफ्ट ने कहा, तो ना सिर्फ इमरान बल्कि लाउडर पर दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही इमरान के सारे साथी बेख्तियार उछल पड़े। क्या क्या कह रहे हो? हेनरी हलाक हो चुका है? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हतमी बात नहीं है इमरान साहब, लेकिन
हालात यही बता रहे हैं कि वो बारबरा के हाथों हलाक हो चुका है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान एक बार फिर उछल पड़ा। ओ बारबरा के हाथों, क्या बारबरा जिंदा है? इमरान के लहजे में हकीकी हैरत थी। जी हाँ इमरान साहब, उसे मार्कम के नंबर 2 और उसके साथियों समेत 2 कारों में सवार ब्लास्की से दारुल हुकूमत आते देखा गया था, राफ ने जवाब देते हुए कहा। ओह, लेकिन वो हेनरी तक कैसे पहुंच गई? इमरान ने कहा, वो हेनरी तक नहीं पहुंची बल्कि हेनरी इस तक पहुंचा है और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। इससे मैंने अंदाजा लगाया है कि वो हलाक हो चुका है। और बारबरा ऐसी ही लड़की है, राफ ने कहा। मैं तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं हूँ राफ, जरा मोटे दिमाग का आदमी हूँ, इसलिए खुलकर बात करो, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मसला फार्मूले का था। फार्मूला मार्कम ने हासिल किया। उसने यहाँ एक आदमी स्टागर की मदद से उसे एक्रीमिया को फरोख्त करना चाहा, लेकिन फिर शायद इरादा बदल दिया और हिफाजत की गर्ज से फार्मूला हेनरी को दे दिया। इसके बाद मार्कम गायब हो गया, लेकिन फिर इत्तला मिली कि वो अपनी दोस्त लड़की की रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया है। फिर स्टागर के बारे में इत्तला मिल गई कि स्टागर बारबरा के पास क्या है। उसके बाद अचानक हेनरी के बारे में मालूम हुआ कि उसके हाथ अड्डे रीटा हाउस को तबाह कर दिया गया, लेकिन हेनरी वहां से पहले से निकल चुका था। वो अपने एक और अड्डे में छुपा हुआ था कि अचानक वो भी बारबरा से मिलने चला गया और फिर गायब हो गया। और अब तक ना स्टागर वापस आया है और ना हेनरी। इससे यही नतीजा निकलता है कि वो दोनों बारबरा के हाथों हलाक हो चुके हैं और यकीनन वो फार्मूला वापस बारबरा के पास पहुंच चुका होगा। राफ ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हें इस सारे सिलसिले का इतनी तफसील से कैसे इल्म हो गया? क्या तुम्हारा भी इस फार्मूले में कोई इंटरेस्ट पैदा हो गया था? इमरान ने कहा, जी हाँ, हेनरी ने मुझसे बात की थी कि मैं इस फार्मूले को फरोख्त कर दूं। मैंने एक पार्टी से बात की और फिर मजीद तफसील मालूम करने के लिए मैंने हेनरी को फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वो अचानक कार लेकर गया है और अभी उसकी वापसी नहीं हुई। मैंने कोशिश की कि स्टागर से बात हो सके, क्योंकि मुझे मालूम था कि स्टागर एग्रीमेंट एजेंटों से फार्मूले का सौदा कर रहा है। मैं समझा था कि शायद हेनरी ने इससे फार्मूले का सौदा कर लिया हो और वो वहां गया होगा, लेकिन स्टागर के बारे में मालूम हुआ कि वो अचानक बारबरा की कॉल पर गया है। राफ्ट ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि बारबरा ना सिर्फ जिंदा है बल्कि दोबारा मैदान में भी आ गई है और स्टागर उसकी कॉल पर गया है और हेनरी भी अचानक गायब हो गया है। इमरान ने कहा, इमरान साहब, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। बारबरा ना सिर्फ खूबसूरत और जवान है बल्कि इंतहाई आजाद हया लड़की भी है, इसलिए हो सकता है कि उसने स्टागर को रात गुजारने की दावत दी हो। राफ्ट ने कहा, मुझे बारबरा या स्टागर से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे फार्मूले से दिलचस्पी है और फार्मूला आखिरी इत्तला तक हेनरी के पास था, इसलिए क्या तुम हेनरी को तलाश कर सकते हो? तुम्हारी मुंह मांगी फीस तुम्हें मिल जाएगी। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मुझे ये इत्तला मिल चुकी है कि वो किस कार पर गया है, इसलिए इसे उसकी कार की मदद से ट्रेस किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। राफ्ट ने कहा, मैं तो खुद तुम्हें कह रहा हूँ कि उसे तलाश करो। इमरान ने कहा, आप किस नंबर पर मौजूद हैं? राफ्ट ने कहा तो इमरान ने फोन पीस पर मौजूद नंबर पढ़कर उसे बता दिया। ठीक है, मैं आपको इत्तला देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। अजीब गोरख धंधा बन गया है। मार्कम, सागर, हेनरी, बारबरा और अब ये सब गायब हैं। सफदर ने कहा, हाँ, इस बार ये फार्मूला हमारे लिए चैलेंज बन गया है, किसी तरह हाथ नहीं आ रहा। इमरान ने कहा तो सबने अस्पात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा, राफ्ट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है राफ्ट? इमरान ने कहा, इमरान साहब, हेनरी भी बारबरा की कोठी में मौजूद है, उसकी भी कार वहीं चेक की गई है, लेकिन कोठी खाली है। दूसरी तरफ से राफ्ट ने कहा, कैसे मालूम किया है कि कोठी खाली है? इमरान ने चौंक कर पूछा। RSS से चेकिंग की है, वहाँ कोई जिंदा आदमी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया, कहाँ है ये कोठी, इसका एड्रेस बताओ। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एड्रेस बता दिया गया। ठीक है, मैं खुद चेक करता हूँ, लेकिन तुमने हेनरी की तलाश जारी रखनी है। हो सकता है कि वो कार वहां खड़ी करके बारबरा के साथ कहीं और चला गया हो। इमरान ने कहा, बस हमारे पास इस कार का ही क्लू था इमरान साहब, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश जारी रखता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इस कोठी को चेक कर लेना चाहिए। हेनरी वहां गया है तो लाजमन वहां कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इमरान ने उठते हुए कहा, हम सब चलें, यहाँ फारिग बैठे बैठे हम मर जाने की हद तक बेजार हो चुके हैं। जूलिया ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। इसके खड़े होते ही बाकी साथी भी उठकर खड़े हो गए। ठीक है, चलो, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद वो 2 कारों में सवार रेजेंट कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, जिस कोठी की निशानदही राफ्ट ने की थी। कोठी खासी बड़ी थी, लेकिन अंदर मुकम्मल अंधेरा था और फाटक पर नंबरों वाला ताला मौजूद था। कोठी तो वाकई बंद है इमरान साहब, सफदर ने कहा। अब आए हैं तो चेक कर लें, शायद कोई हमारे मतलब की चीज मिल जाए, इमरान ने कहा। और फिर उन्होंने कारें वहीं रोकी और उतरकर सड़क क्रॉस करके कोठी के गेट की तरफ बढ़ते चले गए। ताला खोलने की जरूरत नहीं सफदर, तुम फाटक पर चढ़कर अंदर हो जाओ और छोटा फाटक खोल दो, इमरान ने करीब पहुंचकर कहा तो सफदर ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर वह इंतहाई फुर्ती से फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुल गया तो इमरान और उसके साथी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। पोस्ट में 4 कारें मौजूद थी, लेकिन
कोठी पर छाई हुई खामोशी बता रही थी कि वाकई कोठी खाली है। वो तेजी से चलते हुए अंदर दाखिल हुए और फिर एक राहदारी से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में पहुंचे ही थे कि अचानक छत की तरफ से चटक की आवाज सुनाई दी और अभी वो चौंक कर सर उठा ही रहे थे कि यकलहत इन सब के जहनों पर स्याह चादर सी फैलती चली गई। स्टागर और हेनरी दोनों की लाशें बरकी बट्टी में जलाकर बारबरा वापस अपने ऑफिस में पहुंच गई। उसने सबसे पहले फार्मूले और वहां मौजूद करेंसी नोटों को एक दीवार के अंदर मौजूद सेफ में रखा और फिर सेफ बंद करके इस पर मौजूद दीवार बराबर कर दी। ये वही सेफ था जिसे खोलने के चक्कर में मार्थर और उसके साथी मारे गए थे। बाहर पोस्ट में 4 कारें इकट्ठी हो गई हैं। सुबह इन्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। बारबरा ने अलमारी से शराब की बोतल और गिलास बाहर निकालते हुए कहा और फिर उसने गिलास में शराब डाली और फिर कुर्सी पर बैठकर शराब पीने में मसरूफ हो गई। वो अब सोच रही थी कि इस फार्मूले को किस तरह क्रॉस पहुंचाए और पहुंचाए भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बहरहाल अभी यहाँ मौजूद थी और जिस तरह उन्होंने मार्कम को हला करके हेनरी की तलाश में रीटा हाउस पर रेड किया था, इससे जाहिर होता था कि वो इंतहाई मुतहरिक हैं। वो बैठी सोच ही रही थी कि अचानक कमरे में हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी तो बारबरा बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो तेजी से उठकर कमरे की अकबी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला और अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने स्विच बोर्ड पर मौजूद एक बटन प्रेस किया तो कमरा रोशन हो गया। यहाँ एक दो हैकल मशीन मौजूद थी जिस पर चंद बल्ब जल रहे थे और एक मीटर पर तेजी से हिंद से आगे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये खुदकार हिफाजती मशीन थी। बारबरा ने उसे अपने खसूसी अड्डे में इसलिए नस्ब कर दिया था कि इसकी मदद से वो यहाँ हर किस्म के आलात को कवर कर सकती थी। वो तेजी से मशीन की तरफ बढ़ी और फिर उसने एक बटन प्रेस किया तो मशीन पर मौजूद एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई और स्क्रीन पर अचानक कोठी के बरामदे का मंजर नजर आने लगा था, जिसके सतून के पास एक चिपटा सा बॉक्स पड़ा हुआ नजर आ रहा था और बॉक्स से सुर्ख रंग की लहरें सी निकलती नजर आ रही थी। ओ, ये तो RRS है, बारबरा ने चौंक कर कहा और इसके साथ ही उसने मशीन का एक और बटन प्रेस कर दिया तो बॉक्स में से निकलने वाली सुर्ख रंग की लहरें गायब हो गई। तो कोठी की चेकिंग की जा रही है। ये कौन लोग हो सकते हैं, बारबरा ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने मशीन के यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। इसके साथ ही स्क्रीन पर धमाके से हुए और चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर कोठी के सामने का बैरूनी मंजर नजर आने लग गया। कोठी के सामने सड़क पर एक सफेद रंग की कार मौजूद थी जिसके बाहर एक आदमी मौजूद था जिसके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल नुमा आला था और वो उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद साइड से एक आदमी स्क्रीन में दाखिल हो गया और उस आदमी के पास पहुंचकर रुक गया। दोनों ने चंद बातें की और फिर वो दोनों कार में बैठ गए। चंद लम्हों बाद कार ने टर्न लिया और तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही बारबरा ने बेख्तियार चौंक पड़ी क्योंकि कार की अकबी स्क्रीन पर उसने एक मखसूस स्टिकर देख लिया था। तो ये कार राफ्ट ग्रुप की है, बारबरा ने कहा और तेजी से मशीन के बटन ऑफ करके उसने साइड पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। विक्ट्री गेम क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, मार्टिन से बात कराओ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ मारिया। बारबरा ने लहजा बदल कर कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। PF बोल रही हूँ मार्टिन, क्या फोन महफूज है? बारबरा ने कहा। ओ आप, एक मिनट। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा। हेलो, अब फोन महफूज है, लेकिन आपके बारे में तो मालूम हुआ था कि आपको हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। मैं बच गई हूँ और सुनो, अभी मैंने रेजेंट कॉलोनी के अड्डे के सामने तुम्हारे ग्रुप की कार खड़ी देखी है। इसमें मौजूद अफराद ने कोठी के अंदर RSS भी फायर किया है। उसकी क्या तफसील है? बारबरा ने कहा। ओ, तो आप इस कोठी में मौजूद थी। अभी चंद लम्हे पहले मुझे कॉल मिली है कि कोठी के अंदर एक जिंदा आदमी मौजूद है और मैं ये इत्तला चीफ राफ्ट तक पहुंचाने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। मार्टिन ने कहा। राफ्ट क्यों ये चेकिंग करा रहा है? बारबरा ने होंठ पेचते हुए कहा। राफ्ट एक पाकिस्तानी अली इमरान के गहने पर ये सारी चेकिंग करा रहा है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, इसका ताल्लुक कैसे राफ्ट से हो गया है? बारबरा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उनकी बातों से लगता है कि वो पुराने दोस्त हैं। मार्टिन ने जवाब दिया। उनके दरमियान क्या बातें हुई हैं, तफसील से बताओ। बारबरा ने कहा। लेकिन तुमने अभी तक मुआवजे की कोई बात नहीं की। मार्टिन ने जवाब दिया। तुम्हें मालूम है कि मैं मुआवजा देने में कितनी फयास हूँ, फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा मुआवजा मिलेगा। बारबरा ने कहा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, मार्टिन ने कहा और फिर उसने फ़ोन पर होने वाली अली इमरान और राफ्ट के दरमियान तमाम गुफ्तगू तफसील से बता दी। मुझे मालूम है कि तुम राफ्ट के नंबर 2 हो और तमाम कॉलें वगैरह टेप करते हो और अमली तौर पर इसके ग्रुप को कंट्रोल भी करते हो, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी कि तुमने इस कदर तफसील कहाँ से मालूम कर ली। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि ये इमरान कहाँ से कॉल कर रहा था? बारबरा ने कहा। उन्होंने जो फ़ोन नंबर दिया था वो मुझे याद है। मार्टिन ने जवाब दिया। वही बता दो। बारबरा ने कहा। तो मार्टिन ने फ़ोन नंबर बता दिया। अच्छा, अब एक काम करो, राफ्ट को यही इत्तला देना कि रेजेंट कॉलोनी वाली कोठी खाली है, वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है। बारबरा ने कहा। ठीक है, अब यही इत्तला दूंगा। मार्टिन ने जवाब दिया। ओके, बेफिक्र हो, कल तुम्हारे अकाउंट में बारी मुआवजा ट्रांसफर हो जाएगा। और हाँ,
میرے بارے میں رافٹ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، باربرا نے کہا، لیکن اسے تو پہلے ہی معلوم ہے کہ تم زندہ ہو۔ اسے رپورٹ مل چکی ہے کہ تم مارتھر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دارالحکومت کی طرف آتی دکھائی دے گی ہو۔ مارٹن نے کہا، میرا مطلب تھا کہ اس کوٹھی کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ باربرا نے کہا، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ خالی کوٹھی کی رپورٹ ملنے پر یہاں نہیں آئیں گے، میں کل صبح میں خود ان پر ریڈ کر دوں گی۔ باربرا نے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ ایک خیال کے تحت یکلہت رک گئی۔ ان کا کوئی پتہ نہیں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رافٹ کی اطلاع پر یقین نہ کریں اور خود یہاں آ جائیں، مجھے ان کا بندوبست کر لینا چاہیے، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے واپس اس مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مشین کے مختلف بٹن آپریٹ کرنا شروع کر دیے۔ اوکے، اب انہیں کوٹھی حالی ہی دکھائی دے گی، باربرا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر واپس اپنے آفس میں آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر شراب کی بوتل اٹھائی، شراب گلاس میں ڈالی اور پھر چسکیاں لے کر اسے پینا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی کوٹھی میں داخل ہوا تو اسے اطلاع مل جائے گی اور وہ آسانی سے اسے بے ہوش کر سکے گی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ جائیں، کیونکہ یہ اس کی نظروں میں ان لوگوں کے خاتمے کا بہترین موقع تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے مارٹن کو منع کر دیا ہے کہ وہ کوٹھی میں کسی کی موجودگی کی رپورٹ نہ دے۔ اب حالی کوٹھی میں انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ باربرا نے اچانک بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ مارٹن کو فون کر کے کہہ دے کہ اگر اس نے رافٹ کو رپورٹ نہیں دی تو وہ اسے رپورٹ دے دے کہ کوٹھی میں باربرا موجود ہے، لیکن پھر اس نے اس خیال کو ترک کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مارٹن اس وقت تک رپورٹ دے چکا ہوگا اور یہ رپورٹ عمران تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے ان کے فون نمبر سے ان کی جگہ تو معلوم کر لینی چاہیے، باربرا نے اچانک چونکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے فون ایکسچینج کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سینٹرل فون ایکسچینج۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، سپروائزر جیری سے بات کرائے، میں اس کی دوست مارلین بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، جیری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، باربرا بول رہی ہوں جیری، باربرا نے کہا۔ آپ میڈم، حکم فرمائیں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فون کہاں نصب ہے، انتہائی احتیاط سے چیک کرنا، یہ بے حد اہم معاملہ ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں مل جائے گا، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ فون نمبر بتا دیا جو مارٹن نے اسے بتایا تھا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو میڈم، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے سپروائزر جیری کی آواز سنائی دی۔ یس، باربرا نے کہا۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، تھروپ کالونی، کوٹھی نمبر 42A بلاک، جیری نے کہا۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ باربرا نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، معاوضہ پہنچ جائے گا، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھروپ کالونی، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ اس کوٹھی پر وہ کس انداز میں ریڈ کرے کہ ان ایجنٹوں کا خاتمہ ہو جائے کہ اچانک سیٹی کی آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑی اور دوسرے لمحے دوڑتی ہوئی اس اکپی کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے اور پھر اسکرین روشن ہو گئی اور اسکرین پر جھماکے سے ایک منظر ابھر آیا اور وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑی کہ ایک آدمی بیرونی پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود رہا ہے، جبکہ 2 عورتیں اور 3 مرد باہر کھڑے تھے۔ تو یہ لوگ پہنچ بھی گئے، ویری گڈ، باربرا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے ڈانچ دینے کے لیے باہر نمبروں والا تالا لگایا ہوا ہے، اس سے وہ کوٹھی کو خالی سمجھیں گے، اور اسی لیے ان میں سے ایک آدمی اوپر چڑھ کر اندر کودا تھا۔ پھر چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور باہر موجود افراد اندر داخل ہوئے تو باربرا نے تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ سب اندرونی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اسکرین پر ساتھ ساتھ منظر بدلتے چلے جا رہے تھے۔ پھر راہداری میں سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے تو باربرا نے بجلی کی سی تیزی کو مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے چھت سے یکلہت روشنی کا جھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود سب لوگ اس طرح گرنے لگے جیسے زہریلی دوا چھڑکنے پر مکھیاں یا حشرات الارض گرتے ہیں۔ آخرکار یہ لوگ بھی میرے قابو میں ہی آ گئے، اب میں دیکھوں گی کہ ان کی روحیں بھی کیسے آزاد ہو سکتی ہیں، باربرا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کلکاری مارتے ہوئے کہا، اور اس نے مشین کو آف کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ آفس والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تھوڑی سی مشقت کرنے کے بعد وہ انہیں ٹاچنگ روم تک نہ صرف گھسیٹ کر لے گئی بلکہ اس نے انہیں کرسیوں پر ڈال کر سوئچ بورڈ پر موجود بٹن پریس کر کے انہیں رارس میں جکڑ دیا۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے کیوں نہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیا جائے، باربرا نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے خیال بدل دیا، کتنے بھی خطرناک ہوں اب یہ ان رار سے تو کسی صورت رہائی حاصل کر ہی نہیں سکتے، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے نیلے رنگ کی ایک بوتل اٹھا کر وہ ان کی طرف بڑھ آئی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور ان میں سے ایک آدمی کی ناک سے بوتل لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے یہی کارروائی دوسرے لوگوں کے ساتھ دہرا دی۔ آخر میں
اس نے بوتل بند کی اور اسے واپس الماری میں رکھ کر وہ اطمینان سے مڑی اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر سامنے رکھ لیا تھا۔ اس کی نظریں بے ہوش افراد پر جمی ہوئی تھی اور پھر سب سے پہلے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔